वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही इस पूरे ही चैप्टर के हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर की तैयारी आपकी एग्ज़ाम के लिए 100% होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है नाज़ी अज़म और हिटलर का उरूज। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे, पहले इस बात को समझ लो, ताकि आपको चैप्टर की मेन थीम समझ में आ जाए। तो चैप्टर समझना आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। तो देखो, आप इस चैप्टर के अंदर जर्मनी में नाज़ी अज़म की तहरीक किस तरह से फैली, इस बात को पढ़ोगे, और जर्मनी के अंदर किस तरह से हिटलर का उरूज हुआ, इस बात को पढ़ोगे। याद रहेगा कि जर्मनी में नाज़ी अज़म की तहरीक कैसे फैली और जर्मनी में किस तरह से हिटलर का उरूज हुआ, इन सब बातों को आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो देखो, इस चैप्टर की थीम क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के दरमियान जर्मनी की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को इसके अंदर बयान किया गया है। तो बच्चों, बात कुछ इस तरह से है। पहली आलमी जंग के अंदर जर्मनी हार गया था। तो पहली आलमी जंग के अंदर जो जर्मनी की हुकूमत थी वो किसके हाथ में थी? वेमर जमहूरिया के नाम में। वेमर जमहूरिया क्या है? जर्मनी की हुकूमत है। तो उस टाइम पर जर्मनी पहली आलमी जंग के अंदर हार गया था। तो जर्मनी के लोगों ने अपनी हार का जिम्मेदार किसे बताया था? वेमर जमहूरिया को। और जब जर्मनी पहली आलमी जंग के अंदर बच्चों हार गया था, तो उसके ऊपर दोस्त ममालिक ने बहुत बड़ी बड़ी शर्तें थोप दी थी, यानी कि वारसाई का मुआहदा ज़बरदस्ती जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया था, ये कहकर कि लड़ाई का जिम्मेदार सिर्फ जर्मनी है, इसलिए उसको हर नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो जो जर्मनी की जो जनता है, उसने वेमर जमहूरिया को, यानी कि अपनी सरकार को वारसाई के समझौते के ऊपर दस्तखत करने के ऊपर, मुआहदे के ऊपर हामी भरने के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी को जाहिर किया था। और उन्होंने सोचा था कि हमारी जितनी भी बेइज्जतियाँ हुई हैं वो वेमर जमहूरिया की वजह से हुई हैं, क्योंकि इन्होंने देश के संचालन को सही तरीके से नहीं चलाया है। तो इस समय जो जर्मनी की पहली आलमी जंग के अंदर जर्मनी की जो हार हुई थी, तो जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी, मईशत थी, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। जैसे कि हिंदुस्तान के 1 रुपया अमेरिका के 76 या 77 रुपीज़ के बराबर होता है। तो उस टाइम पर जर्मनी का 1 रुपया अमेरिका के कई करोड़ रुपए के बराबर पहुंच गया था, यानी कि जर्मनी के पैसे की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, यानी कि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। इतनी बात समझ में आ गई कि पहली आलमी जंग के बाद कौन सी हुकूमत थी? वेमर जमहूरिया की थी, और वेमर जमहूरिया को ही वहाँ की जनता हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रही थी। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि हिटलर ने जर्मनी के अंदर नाज़ी अज़म की शुरुआत की। नाज़ी अज़म की शुरुआत हिटलर ने जर्मनी में किस तरह से की थी बच्चों? हिटलर पहले अपने कॉलेज टाइम के अंदर एक दल था, उसका मेंबर बना। फिर उस दल के ऊपर उसने अपना पूरा का पूरा प्रभुत्व कायम किया। प्रभुत्व कायम करने के बाद हिटलर ने जर्मनी के अंदर नाज़ी अज़म की शुरुआत की। तो हिटलर ने नाज़ी अज़म की शुरुआत कर दी थी जर्मनी में, किस चीज़ का फ़ायदा उठाकर? क्योंकि जर्मनी की जनता वेमर जमहूरिया की हुक्मरानी से नाराज़ हो गई थी और अपनी हर बेइज्जती का कसूरवार वो अपनी वेमर जमहूरिया को मान रही थी। तो इसी चीज़ का हिटलर ने फ़ायदा उठाया और उसने जर्मनी के अंदर नाज़ी अज़म की शुरुआत की, और आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरी ही जर्मनी के अंदर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। मगर फिर बच्चों देखो, जब दूसरी आलमी जंग हुई थी, तो दूसरी आलमी जंग के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी के ऊपर 4 बड़ी ताकतों ने कब्ज़ा कर लिया था। किस किस ने? फ्रांस, रूस,
इंग्लैंड और अमेरिका ने, और सब लोगों ने क्या किया था, हिटलर जर्मनी को गैर मसले घोषित कर दिया था। ठीक, हिटलर ने दूसरी आलमी जंग के बाद खुदकुशी कर ली थी, और दूसरी आलमी जंग के बाद 4 बड़ी बड़ी पावर्स ने जर्मनी के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया था और नाज़ी अज़म को जर्मनी से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। तो बच्चों, आप इन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। मेन थीम को समझाना निहायत ज़रूरी था। अब आप हर क्वेश्चन के आंसर को ईज़िली अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सकते हो। तो देखो, टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कि वेमर जमहूरिया को किन सा मसाइल का सामना करना पड़ा था, यानी कि जर्मनी की हुकूमत को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि वेमर जमहूरिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वारसाई का मुआहदा थी। इस मुआहदे की वजह से वहाँ की आवाम ने हुकूमत को, यानी कि वेमर जमहूरिया को बेहतर हुकूमत नहीं समझा था। वो इस समझौते को, इसकी वजह ये थी कि जंग को शुरू करने के लिए आला ताकतों ने जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया था और उसे ही पहली आलमी जंग में शिकस्त करने के लिए मजबूर किया था। याद रहेगा कि सबसे पहली प्रॉब्लम वेमर जमहूरिया की क्या थी कि आला ताकतों ने जर्मनी को पहली आलमी जंग के लिए कसूरवार बताया था और कहा था, और वेमर जमहूरिया के ज़रिए से ही उन्होंने वारसाई के मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए थे, और इसी वजह से वहाँ की जनता ने वेमर जमहूरिया को एक बेहतर हुकूमत नहीं समझा था। आगे है, जर्मनी के लोगों ने वारसाई के मुआहदे की मुखालफत की थी क्योंकि इसमें न सिर्फ सख्त और नुकसानदेह शर्तें रखी गई थी जर्मनी के लोगों के लिए, बल्कि ये शर्त ज़बरदस्ती उन लोगों पर थोपी गई थी। जर्मनी के रहनुमाओं पर इस मुआहदे के अंदर मज़ाहिया बातें भी की गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी के लोग बहुत नाराज़ थे। अगला लिखेंगे कि जर्मनी को पहली आलमी जंग के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इसी वजह से पेनल्टी के रूप में जर्मनी सरकार ने अपने समुंदर पार की 9 आबादियों का तकरीबन 10वां आबादी का हिस्सा, 13% ज़मीनी हिस्सा, 75% स्टील और लोहे के कारखाने और 26% अपना कोयला भी फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को पेनल्टी के रूप में दिया था। याद रखोगे कि क्या लिखना है आपको कि जर्मनी को जब पहली आलमी जंग के लिए कसूरवार ठहराया गया तो पेनल्टी के रूप में जर्मनी को अपना समुंदर पार का 10% एरिया, समुंदर पार का तकरीबन 10वां और 13% ज़मीनी हिस्सा और 75% स्टील और लोहे के कारखाने और 26% कोयला अपना किसको देना पड़ा था, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को। अगला पॉइंट लिखेंगे कि दोस्त ममालिक ने जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उस पर एक पेनल्टी और लगाई थी, इस्लाह यानी कि हथियार न रखने की पाबंदी लगाई थी। जर्मनी को जंग के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के साथ साथ उसे ही तमाम नुकसानात के लिए भी ज़िम्मेदार ठहराया गया था और उससे सभी नुकसान की भरपाई करवाने के लिए 6 अरब पाउंड की मांग की थी बड़ी बड़ी ताकतों ने। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि जर्मनी को जंग के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के साथ साथ उसे ही तमाम नुकसानात के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था। ये वे नुकसान था जो दोस्त ममालिक ने बर्दाश्त किया था। तो इसी वजह से जर्मनी को जंग के नुकसानात के लिए रकम अदा करने के लिए मजबूर किया गया था और ये रकम कितनी थी, 6 अरब पाउंड थी। कितनी थी, 6 अरब पाउंड थी। अब देखो, जर्मनी की आवाम ने अपने वेमर जमहूरिया यानी कि वेमर हुकूमत को न सिर्फ जर्मनी की शिकस्त के लिए बल्कि वारसाई के मुआहदे को तस्लीम करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था। ये बात ज़रूर लिखोगे कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर करते वक्त बता दिया था कि जर्मनी की आवाम ने अपने वेमर जमहूरिया को न सिर्फ जर्मनी की शिकस्त के लिए बल्कि वारसाई के मुआहदे को तस्लीम करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था। बदकिस्मती से वेमर जमहूरिया को किए गए गुनाहों के भुगतान के लिए भी मजबूर किया गया था, यानी कि वेमर सरकार को दोस्त ममालिक के ज़रिए किए गए भुगतान के लिए भी बिल्कुल मजबूर कर दिया गया था। इसी वजह से उसका कितना सारे ज़मीनी पार्ट्स उन्होंने और कमाई का कोयला वगैरह स्टील का भाग अपने हिस्से में ले लिया था। जमहूरी हुकूमत को पहली आलमी जंग को जारी रखने के जुर्म के लिए और जंग के नुकसानात को पूरा करते हुए
इक्तिसादी यानी कि माली तौर पर, माशी तौर पर जर्मनी को दिवालिया करने का जिम्मेदार ठहराया था। याद रहेगा कि वेमर जमहूरिया को जर्मनी को दिवालिया करने का भी जिम्मेदार ठहराया था वहाँ की आवाम ने। याद रखना कि वेमर जमहूरिया, वेमर हुकूमत को जर्मनी की जनता ने जर्मनी को दिवालिया करने का जिम्मेदार ठहराया था। तो वेमर जमहूरिया को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, वो सभी समस्याएं मैंने आपको पढ़कर बता दी हैं। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि नाज़ी-ए-आज़म 1930 तक जर्मनी में क्यों मशहूर हो गया था। इस बात को बयान करना है। याद रखोगे कि नाज़ी-ए-आज़म 1930 तक जर्मनी में क्यों मशहूर हो गया था, बयान कीजिए। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि क्यों मशहूर हुआ था नाज़ी-ए-आज़म, क्योंकि हिटलर ने सारी ही कंडीशन का बड़ा अच्छे से फ़ायदा उठाया था और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि नाज़ी-ए-आज़म से मुराद तानाशाही से है। पहली आलमी जंग ख़त्म होने के बाद कुछ सालों में हिटलर ने एक तहरीक की शुरुआत की थी जिसे नाज़ी-ए-आज़म के नाम से जाना जाता है। ठीक पहली आलमी जंग के बाद की थी इस तहरीक की शुरुआत हिटलर ने जर्मनी में। मुख्तसर तौर पर नाज़ियत रियासत की तारीफ़ में यकीन रखती है, यानी कि नाज़ियत हिटलर रियासत को सबसे आला मानते हैं। ये लोगों को ज़्यादा अहमियत ना देकर हुकूमत को, रियासत को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे और हुकूमत की मुखालफत करने वालों यानी कि नाज़ी-ए-आज़म की मुखालफत करने वालों के साथ सख्ती से निपटते थे। नाज़ियत के उसूलों के तहत मुल्क की हिफाजत के लिए जंग को, लड़ाई झगड़ों को ये लोग बेहतर मानते थे। अमन में ये लोग यकीन नहीं रखते थे, सिर्फ पावर के बल पर ही जीतना अच्छा मानते थे। नाज़ियत के असूलों के तहत मुल्क की हिफाजत के लिए जंग और तशद्दुद की पॉलिसियों पर अमल करना ज़रूरी था। ये जमहूरियत में, लिबरलिज़म में, समाजवाद में, अमन व अमान में, बैनुल कवामियत के सख्त ख़िलाफ़ थे। नाज़ी-ए-आज़म वाले किस किस चीज़ों के ख़िलाफ़ थे? जमहूरियत के, लिबरलिज़म, समाजवाद, अमन व अमान और बैनुल कवामियत के सख्त ख़िलाफ़ थे। तो दो आलमी जंगों के दरमियानी दौर में जर्मनी में जिन अवामिल ने नाज़ियत के उरूज में ताउन दिया था वो मंदरजा झेल हैं। क्या लिखोगे कि दो आलमी जंगों यानी कि पहली और दूसरी आलमी जंग के दौरान बीच में नाज़ियत किस तरह से, किन वजहों से जर्मनी में पनपा, उनकी वजहें मंदरजा झेल हैं। सबसे पहली वजह क्या थी? गैर मकबूल हुकूमत यानी कि वेमर जमहूरिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इस आंसर में लिखोगे कि पहली आलमी जंग ख़त्म होने के करीब ही जर्मन में आईनी जमहूरिया के क़याम के बारे में वेमर जमहूरिया में ये फ़ैसला हुआ कि उसे वेमर जमहूरिया कहा जाए। ठीक, वहाँ की सरकार को क्या कहा जाए? वेमर जमहूरिया कहा जाए। वेमर जमहूरिया जर्मनी के लोगों में सबसे ज़्यादा गैर मकबूल हुकूमत साबित हुई थी, क्योंकि हर चीज़ का कसूरवार वहाँ की हुकूमत वेमर जमहूरिया को मानती थी। इसकी 3 वजहें बताई जाती हैं। पहली ये कि हुकूमत ने कठोर शराइत वाले वायसराय के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, यानी कि वेमर जमहूरिया ने, जो जर्मनी की आवाम के लिए काफ़ी नुकसानदेह थे। इससे जर्मनी की कौमी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया गया था। इस मुआहदे के ज़रिए उसने दोस्त ममालिक के इस दावे को तस्लीम कर लिया था कि यानी कि जर्मनी की हुकूमत, वेमर जमहूरिया ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया था कि वो हर पहली आलमी जंग के लिए सिर्फ जर्मनी ही जिम्मेदार था। दोस्त ममालिक का जो नुकसान इस जंग के दौरान हुआ था उसे पूरा करने के लिए जर्मनी ने अपनी समुंदर पार की सभी नौ आबादियाँ उससे छीन ली गई थी, यानी कि उन्होंने दोस्त ममालिक को दे दी थी और एक बड़ी रकम अदा करने के लिए भी जर्मनी को मजबूर किया गया था। तो इन सभी वजहों की वजह से जर्मनी की आवाम वेमर जमहूरिया के ख़िलाफ़ हो गई थी। जब वो वेमर जमहूरिया की तरफ ख़िलाफ़ हो गई तो सीधी सी बात है कि किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी? नाज़ी-ए-आज़म की तरफ, हिटलर की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। अगला पॉइंट लिखोगे इक्तिसादी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी। तो बच्चों मैंने बताया था कि पहली आलमी जंग के बाद
जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी, वहाँ की मईशत थी, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। वहाँ के पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी और इस बेरोज़गारी की वजह वहाँ की हुकूमत आवाम ने वेमर जमहूरिया यानी कि अपनी हुकूमत को माना था। तो इसी बात को आप यहाँ पर लिखोगे कि पहली आलमी जंग के बाद जर्मनी को ज़बरदस्त इक़्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ा था। इस जंग में जर्मनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके शहर, तिजारती मकामात, कारखाने और सनतों को बर्बाद कर दिया गया था। सनतों यानी कि उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया था। बेशुमार सिपाही बेरोज़गार हो गए थे। तो 1929 के इक़्तिसादी बहरान ने जर्मनी की इक़्तिसादी हालत पर और भी ज़्यादा असरात मुरतब किए थे। तो तब हिटलर ने ऐसे हालत का पूरा फ़ायदा उठाया और उसने जर्मनी की आवाम को यकीन दिलाया कि वे मुल्क की खोई हुई इज़्ज़त को फिर से हासिल करेगा और जर्मनी को दुनिया की नई ताकत बनाएगा, सबसे पावरफुल ताकत बनाएगा। ये बात उसने लोगों को यकीन दिलाई थी कि इश्तिराकी इनकलाब, देखो जब रूसी इनकलाब ख़त्म हो गया था तो वहाँ पर जिस तरह से रूस के अंदर इश्तिराकियत का सामना लेकर अपने देश को जमहूरियत के अंदर तब्दील कर दिया गया था, जमहूरी सरकार में, तो ये जो इश्तिराकियत इनकलाब था वहाँ की जो जनता थी इसको नापसंद करती थी क्योंकि वे अपने पुराने रीति रिवाजों पर ही चलना बेहतर समझती थी। तो जो हिटलर था, हिटलर भी पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही अपने देश को, अपने कल्चर को तानाशाही के हिसाब से लेकर चल रहा था। तो यहाँ पर क्या बात लिखोगे कि रूस के इश्तिराकी इनकलाब की कामयाबी से सबक लेकर जर्मनी के बाएं बाजू के लोग इश्तिराकी इनकलाब का मंसूबा बना रहे थे, मगर जर्मनी में हिटलर इश्तिराकियत का सख्त मुखालिफ था क्योंकि इश्तिराकियत तो अमन व अमान के ऊपर मुबनी होती है और हिटलर जंग को बेहतर मानता था। तो उसने लोगों के सामने इश्तिराकियत के गलत पहलू उजागर करने शुरू कर दिए ताकि लोग इश्तिराकियत से डाइवर्ट हो जाएं। उसने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और लोगों को इस बात पर उकसाया कि वे इश्तिराकियत का डट कर मुकाबला करें, मुखालफत करें और इस बात का नाज़ी पार्टी ने मुकम्मल फ़ायदा उठाया था। नाज़ी पार्टी को बेहतर मौका मिला था। जर्मनी में कई सियासी पार्टियां थीं जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिस्ट, नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट वगैरह। तो एक ऐसी सियासी पार्टी ने ताकत हासिल करने की कोशिश की, यानी कि हर पार्टी ने सियासी ताकत हासिल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से जर्मनी की सरकार यानी कि वेमर जमहूरिया हुकूमत बेहद कमज़ोर हो गई थी। तो इस सिचुएशन का भी फ़ायदा हिटलर ने खूब डट कर उठाया था क्योंकि हर पार्टी अपनी अलग अलग सरकार बनाना चाहती थी, किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो इन सब का फ़ायदा उठाकर वेमर जमहूरियत तो कमज़ोर हो गई थी क्योंकि सब अपनी अपनी में लगे हुए थे। तो जब वेमर जमहूरियत कमज़ोर हो गई तो इस सिचुएशन का फ़ायदा किसने उठाया था डटकर? नाज़ी पार्टी ने, यानी कि हिटलर ने उठाया था। अब सबसे मेन बात है कि नाज़ी अज़म हिटलर जर्मनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था वो हिटलर की पर्सनैलिटी की वजह से मशहूर हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हिटलर की खसूसियात। हिटलर मुसलसल सख्त मेहनत करने वाला इंसान था जो कभी भी थकान महसूस नहीं करता था। हिटलर इश्तिराकियत यानी कि अमन व अमान का सख्त मुखालिफ था। उसने आवाम की पूरी हमदर्दी और ताउन ये कहकर हासिल कर लिया कि अगर वो हुकूमत में आता है तो वारसाई के मुआहदे के टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक कर मुल्क को इज़्ज़त अता फरमाएगा। इस तरह जर्मनी के दरमियाना तबके को ये यकीन हो गया कि हिटलर उनकी इक़्तिसादी यानी कि माली परेशानियों को ख़त्म करेगा और रोज़गार सिपाहियों को भी मिलेगा। और सिपाहियों को भी यकीन हो गया था कि उन्हें दोबारा नौकरियां हासिल होंगी। तो बच्चों यहाँ से ये आंसर कंप्लीट हुआ है। अब अगला सवाल है, ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 3, नाज़ी ख़यालात की क्या खसूसियात थी, यानी कि नाज़ी ख़यालात के अंदर क्या क्या बातें शामिल थीं। तो लिखोगे नाज़ी ख़यालात की खसूसियात मंदरजा झेल थीं। सबसे पहले जर्मनी के इक़्तिसादी हालत, सियासत और समाज में दुश्वारियों को हिटलर के ज़रिए ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। याद रहेगा कि जर्मनी की जितनी भी कंडीशन थी, इक़्तिसादी यानी कि माली हालत, सियासत,
सियासत यानी कि पॉलिटिकल से रिलेटेड, सामाजिक यानी कि समाज से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी, इन सब चीज़ों का हिटलर के ज़रिए ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जर्मनी की शिकस्त ने उसे खौफज़दा किया था जर्मनी को, और वायसराय के मुआहदे से वहाँ की जनता को गुस्से से भर दिया था। तो 1919 में जर्मनी के कामगारों की पार्टियों में भर्ती हो गया था, जिस पर उसने बहुत ही जल्द कमांड हासिल कर ली थी। हिटलर क्या था, 1919 के अंदर जब जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी छा गई थी, हिटलर के पास कोई भी काम नहीं था, तो हिटलर बेरोज़गारों की पार्टी में भर्ती हो गया था, जिस पर उसने धीरे धीरे अपना पूरा तसल्लुत कायम कर लिया था। और इस तंजीम को उसने एक नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन मज़दूर पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन मज़दूर पार्टी। 1930 की दहाई के शुरू तक नाज़ी अपने लिए मकबूलियत हासिल नहीं कर पाए थे, यानी कि नाज़ी पार्टी 1930 की दहाई के शुरू तक अपने लिए मकबूलियत हासिल नहीं कर पाए थे, मगर 1929 में नाज़ियत एक अवामी तहरीक बन गई थी, यानी कि अवाम में तहरीक बनकर सामने आ गई थी 1929 तक, मगर पूरी तरह से 1930 तक भी मशहूर नहीं हो पाई थी। तो इस तहरीक ने दिवालिया बैंकों, बंद हुए कारखानों, लिखेंगे यहाँ मैंने घरानों लिख दिया है, कारखानों, बेरोज़गार मज़दूरों और दरमियाना तबके के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे सबको रोज़गार देंगे। तो लोगों ने उसका यकीन भी किया था। 1932 तक नाज़ी पार्टी ने 37% वोट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हिटलर के बोलने के अंदाज़ भी निराला था, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। वे अपनी आवाज़ और जुमलों से लोगों को मुतासिर करता था। उसने लोगों से वादा किया कि वे एक मंसूबा मजबूत मुल्क बनाएगा और थोपे गए वायसराय के मुआहदे को कूड़ेदान में फेंकेगा। वे जर्मनी की खोई हुई इज़्ज़त को वापस दिलाएगा। तो इन सभी बातों की वजह से जर्मनी की आवाम हिटलर की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। हिटलर ने एक नई रवायत कायम की। वे अच्छी तरह समझता था कि तोहम परस्ती, पुरानी रिवायत जर्मनी की आवाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, यानी कि हिटलर इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जर्मनी के लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आवाम को किस तरह पुरानी रवायत का इस्तेमाल करके उसे नाज़ी तहरीकों से जोड़ना वो अच्छी तरह जानता था। तो हिटलर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था कि जर्मनी के अंदर पुराने रीति रिवाजों को पहले की तरह कायम रखा था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नाज़ी पार्टी ने यह भी साबित किया था कि इस वक्त जर्मनी को मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालने के लिए हिटलर ही एक मसीहा है। नाज़ी पार्टी ने लोगों के सामने क्या बात रखी थी कि जर्मनी की मुश्किल घड़ी में जर्मनी को मुश्किल से निकालने के लिए हिटलर एक मसीहा है और वो ही जर्मनी की आवाम को इन मुसीबतों से छुटकारा दिला पाएगा। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि बयान कीजिए कि हिटलर ने किस तरह से यहूदियों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में अहम रोल अदा किया था। तो जवाब में लिखोगे कि नाज़ी यहूदियों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में कामयाब हो गए थे। इसकी वजूहात मंदरजा झेल थी। पहली वजह क्या थी कि हिटलर जर्मन यहूदियों से ज़बरदस्त नफ़रत करता था। वो उन्हें पहली आलमी जंग में जर्मनी की शिकस्त के लिए मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराता था। यहूदियों को किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था हिटलर ने? पहली आलमी जंग के अंदर हार के लिए। हिटलर ने ज़ात पात के ख़यालात डार्विन और हर्बर्ट स्पेनर जैसे मुफ़क्किरीन से हासिल किए थे, यानी कि हिटलर ने इन बातों को किससे सीखा था? डार्विन और हर्बर्ट स्पेनर जैसे मुफ़क्किरीन से हासिल किया था, जिनका कहना था कि डार्विन एक साइंसदान था जो फितरत यानी कि नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हर्बर्ट स्पेनर ने कुछ दिनों बाद इन ख़यालात को जोड़कर उन्होंने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा लायक ही जो अपने आप को माहौल के साबित कर पाते हैं वही सबसे ज़्यादा लायक होते हैं, यानी कि अपने आप को फितरत के मुताबिक ढाल लेते हैं और वही ज़िंदा रहते हैं। इस मुफ़क्किरीन का ये मानना था कि ज़मीन पर सिर्फ वही जानदार और पौधे पनप पाते हैं जो ख़ुद को तब्दील होते हवा और पानी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इन्हीं बातों से अप्रिशिएट हुआ था हिटलर भी।
एक बार हुकूमत में आते ही दूसरी जात के लोगों को ख़त्म करने की कार्यवाही शुरू की थी हिटलर ने। इन लोगों को जर्मनी में रखने के लिए हिटलर बिल्कुल तैयार नहीं था। वे सिर्फ आर्य नस्ल के जर्मन लोगों को ही यहाँ रखना चाहता था। इसलिए उसने बेशुमार यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। नाज़ियों ने यहूदियों के साथ क्या क्या जुल्म किए थे? नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ इस नफ़रत को अपनी कार्यवाही की बुनियाद बनाया था। जो ईसाई भी यहूदियों से जलते थे। ईसाई यहूदियों पर ये इल्ज़ामात लगाते थे कि हज़रत ईसा के कातिल वही लोग हैं। यहूदियों पर ज़मीन ख़रीदने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। वे तिजारत करके या रुपया सूद पर कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर किया करते थे। यहूदी ईसाइयों ने शर्त रखी थी कि या तो वे ईसाई बन जाएं, तो फिर ज़्यादातर यहूदियों ने अपनी मर्ज़ी से ईसाई मज़हब और जर्मनी की सकाफ़त को अपना लिया था। हिटलर में यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी थी कि उसने क्या किया कि उनको ख़त्म करने के लिए पूरी तरह सोच लिया था। 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों पर बहुत बड़े बड़े जुल्म ढाए थे। उन्हें कैंपों में गैस के चैम्बरों में कमरों में रखकर बंद कर दिया जाता था और गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे सारे यहूदी मर जाते थे जितने भी कमरे में होते थे। 1939 से 1945 के दरमियान में सिर्फ मखसूस इलाकों में ही महदूद करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसके अलावा यहूदियों को गैस के चैम्बरों में और अपने लिए अपनी कब्रें खोदने के लिए कहा जाता था और उन कब्रों में लेटने के लिए कहा जाता था और फिर उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिए जाते थे। यानी कि इंसानियत को बिल्कुल ताक पर रखकर यहूदियों के साथ नाज़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। यहूदियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो ये आंसर बच्चों यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अगला सवाल है, नाज़ी समाज में ख़वातीनों का क्या रोल था? तो नाज़ी समाज में ख़वातीनों का ये रोल था कि वहाँ पर उन्हें मर्दों के बराबर कोई भी हक़ नहीं दिया गया था। उन्हें सिर्फ गृहस्थी संभालने के लिए कहा गया था। तो आंसर में लिखोगे, नाज़ी समाज में ख़वातीनों का रोल मंदरजा झेल था। पहला पॉइंट है, नाज़ी जर्मनी में बच्चों को बार बार ये बताया जाता था कि मर्द औरतों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यानी कि नाज़ी समाज में बच्चों को ये तरबियत दी जाती थी कि मर्द और औरतों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जमहूरी समाज में मर्द औरत की मसावत यानी कि बराबरी के लिए जो कोशिशें चल रही हैं वे मुकम्मल तौर पर गलत हैं। क्या समझाया जाता था कि जमहूरी समाज में मर्द और औरत की बराबरी के लिए जो कोशिशें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ये बात बच्चों को समझाई जाती थी और अगर इन्हें मान लिया जाए तो उन्हें लागू कर दिया जाता है। इससे जर्मन समाज मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। यानी कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को क्या समझाया था कि अगर मर्द और औरतों को बराबरी का दर्जा दे दिया जाएगा तो जर्मन समाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी मर्द और औरतों को बराबर का मसावत का दर्जा नहीं दिया जाएगा। नाज़ी जर्मनी में जहां एक तरफ लड़कों को कहा जाता था कि वे दिल, दिमाग और जिस्मानी तौर पर सख्त दिल, ताकतवर और सख्त बने, वहीं लड़कियों से ये कहा जाता था कि वे सिर्फ खालिस जर्मन आर्यों से ही शादी करें और खालिस जर्मन नस्ल के ही बच्चों को पैदा करें। औरतों पर यहूदियों से बात करने की पाबंदी थी। उन्हें घर की चार दीवारी में ही रहकर बच्चों की देखभाल करने पर मजबूर किया जाता था। जो ख़वातीन इन असूलों से हटकर मनमानी करती थीं उनको खुलेआम बेइज्जत किया जाता था और सख्त यातनाएं दी जाती थीं, सज़ाएं दी जाती थीं। जो भी ख़वातीन यहूदियों, पोलों और रूसियों से ताल्लुक़ रखती थीं उनके सर मुंडवाकर, चेहरे पर कालिक पोतकर और गर्दन में एक तख्ती लटकाकर गली गली घुमाया जाता था, जिस पर लिखा होता था कि मैंने मुल्क की इज़्ज़त को ख़त्म किया है। और ऐसी औरतों को जेल खानों में भेज दिया जाता था जहां उन्हें सख्त सज़ाएं दी जाती थी। अगला सवाल है, नाज़ी हुकूमत ने आवाम पर मुकम्मल कंट्रोल कायम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे? तो जवाब में लिखोगे कि नाज़ी हुकूमत ने आवाम पर कंट्रोल करने के लिए मंदरजा झेल तरीके अपनाए थे। तो सबसे पहले 1921 में नेशनल सोशलिस्ट मजदूर पार्टी का क़याम अमल में आया था और सिर्फ इसी पार्टी को जर्मन में क़याम करने की इजाज़त दी गई थी। यानी कि नाज़ी पार्टी ने इस पार्टी के अलावा जर्मन में किसी और पार्टी को नहीं रखा था।
हिटलर ने अपनी किताब में नाज़ी तहरीक से जुड़ी हुई कुछ तदबीर का अपने ख़यालों का इजहार किया था। इसमें हिटलर ने जुल्म और मज़ालिम और ताकत के इस्तेमाल की खूब तारीफ़ की थी, यानी कि पावर की, और जमहूरियत का बहुत मजाक उड़ाया था। ये उसूल जर्मनी की आवाम के ज़रिए तस्लीम कर लिए गए थे, क्योंकि हिटलर ने परेशानी के आलम में वहाँ की आवाम का माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया था। तो वहाँ की आवाम ने भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया था, इश्तिराकियत का, अमन व अमान का, वो भी लड़ाई झगड़े की तरफ हामी हो गए थे। हिटलर और उसके पैरोकारों ने, फॉलोवर्स ने यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की और उन्हें पहली आलमी जंग में जर्मनी की शिकस्त के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था। पहली आलमी जंग में शिकस्त या वारसाई के मुआहदे की शराइत के ज़रिए जर्मन अवाम और हुकूमत की जो बेइज्जती की गई थी, उसका ज़िम्मेदार भी हिटलर ने यहूदियों को ही ठहराया था। 1929 के इक्तिसादी बहरान ने जर्मनी समेत दुनिया के सभी ममालिकों को मुतासिर किया था। तो इस बहरान की वजह से जर्मनी में 80 लाख जर्मन, जो वहाँ की आबादी का 50% थे, बेरोज़गार हो गए थे। तो 30 जनवरी 1930 को जर्मनी के सदर ने हिटलर को चांसलर बना दिया था, क्योंकि सभी वहाँ पर मुल्क के जितने भी लोग थे हिटलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। तो जर्मनी के अंदर जो चांसलर का पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। तो जैसे ही हिटलर चांसलर बना, वो जल्द ही पूरी जर्मनी का सदर भी बन गया था। तो यहाँ पर लिखोगे कि चांसलर बनते ही हिटलर ने चुनाव का हुक्म दिया, इंतखाबात का हुक्म दिया। बड़े पैमाने पर नाज़ी मुखालिफ रहनुमाओं का कत्ल किया गया। बहुत ही जल्द हिटलर ने तानाशाही इख्तियार कर ली और 1934 में वे जर्मनी का सदर बन गए। याद रखोगे कब सदर बना था हिटलर जर्मनी का? 1934 में। नाज़ियों ने जर्मनी और दुनिया के दीगर ममालिक के अहम मुसन्निफ़ की जितनी भी तसानीफ़ थी उनको जला दिया था। यहूदियों और समाजवादियों को बेइज्जत किया था, यानी कि कम्युनिस्टों को और यहूदियों को, क्योंकि वे जमहूरियत के ख़िलाफ़ था। और कुछ ही सालों में उन्हें जर्मनी से ख़त्म कर दिया गया था। तो बच्चों, यहाँ से टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं। अब वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिससे आपके और भी अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ध्यान से पूरा ज़रूर सुन लेना, तो आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख पाओगे। सवाल नंबर 1 है कि हिटलर की 2 सियासी ख्वाहिशात क्या थीं? तो हिटलर की सबसे बड़ी सियासी ख्वाहिशत क्या थी? जर्मनी को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बनाना। और दूसरी ख्वाहिश क्या थी? पूरे ही यूरोप को फ़तह करना। हिटलर की 2 ख़ास ख्वाहिशें थीं, पूरे यूरोप के सभी मुल्कों को फ़तह करना और जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनाना। अगला सवाल है, सितंबर 1939 और अप्रैल 1940 के दरमियान का वक्फा नखली जंग क्यों कहलाता है? क्योंकि इस दौरान जो जंग की स्पीड थी वो बिल्कुल एक जगह रुकी हुई थी। कहने को ये तो कहा जा रहा था कि जंग चल रही है, मगर कोई भी मुल्क एक्शन नहीं ले रहा था। तो जवाब में लिखोगे कि दूसरी आलमी जंग सितंबर 1939 में शुरू हुई थी, लेकिन अप्रैल 1940 तक आते आते इसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। तो इसी वजह से कुछ लोग इसे नकली जंग भी कह रहे थे। इसी दौरान जर्मनी ने पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह पर हमला करके उन पर आसानी से कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस ने उसके साथियों ने जर्मनी की कोई ख़ास मुखालफत नहीं की थी। तो इसी वजह से इस टाइम ऑफ पीरियड को नकली जंग कहा जा रहा था, क्योंकि सभी मुल्क एक तरह से शांत बैठे हुए थे। यहाँ तक कि जर्मनी ने पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह पर भी हमला कर उस पर अपना जब कब्ज़ा कर लिया था, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस वगैरह ने इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया था। अगला सवाल है, दूसरी आलमी जंग में हुई इंग्लैंड की लड़ाई से क्या मुराद है? तो दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मन अफवाज ने पोलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस को शिकस्त दी थी। याद रखोगे कि दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मन फ़ौजों ने पोलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड और बेल्जियम और फ्रांस को हरा दिया था। यूरोप में इंग्लैंड का कोई हामी नहीं था, इसलिए जर्मनी को ये उम्मीद थी कि इंग्लैंड उसके सामने घुटने टेक देगा,
याद रहेगा कि यूरोप में इंग्लैंड का कोई हामी नहीं था, इसलिए जर्मनी सोच रहा था कि इंग्लैंड भी उसके सामने घुटने टेक देगा। इसी उम्मीद को लेकर अगस्त 1940 में जर्मनी की हवाई अफवाज ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया था कि इंग्लैंड के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इंग्लैंड के शहरों पर बम बरसाए गए। वज़ीर आज़म चर्चिल की रहनुमाई में इंग्लैंड की आवाम ने और सिपाहियों के साथ मिलकर जब जर्मन अफवाज का मुकाबला किया था। तो याद रखोगे कि इंग्लैंड की लड़ाई के बारे में क्या बताया गया है कि जर्मनी सोच रहा था कि यूरोप में इंग्लैंड का कोई हामी नहीं है, इसी वजह से उसने इंग्लैंड पर हमला कर दिया था। मगर इंग्लैंड के लोगों ने और वहाँ की आवाम ने, वहाँ के फ़ौजों ने जर्मन फ़ौज का सामना किया था। अगला सवाल है, खुश करने की पॉलिसी की बुनियादी वजह क्या थी? तो 1917 के रूसी इनकलाब के बाद मगरिबी ममालिक इश्तिराकियत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। याद रखोगे कि 1917 के रूसी इनकलाब के बाद जितने भी मगरिबी ममालिक थे वो इश्तिराकियत यानी कि जमहूरियत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। वो फाशिस्ट ताकत को तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो इश्तिराकियत को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। हिटलर और मुसोलिनी जैसे फाशिस्ट रहनुमाई भी इश्तिराकियत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। तो मगरिबी ममालिक का ये ख्याल था कि फ़ाशिस्ट उन्हें इश्तिराकियत के ख़तरे से आज़ाद करा लेंगे, इसलिए उन्होंने फ़ाशिस्ट ममालिक की बातें खुश करने की पॉलिसी अपनाई थी। याद रखोगे कि मगरिबी ममालिक ने इश्तिराकियत से बचने के लिए फ़ाशिस्ट ताकतों को खुश करने की पॉलिसी अपनाई थी। इटली और जर्मनी की खारजा पॉलिसियों के अहम मकसद क्या थे? तो इटली और जर्मनी की खारजा पॉलिसियों के अहम मकसद मंदरजा झेल थे। ये मुल्क ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते थे। इनकी खारजा पॉलिसी का ख़ास मकसद फ़तह किए गए इलाकों के कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल करना था, दोहन करना था और अपने आप को मजबूत बनाना था। याद रखोगे कि इनकी पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि जिन जिन एरिया को इन्होंने फ़तह किया है वे वहाँ से कुदरती वसाइलों को निकाल कर अपने देश को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और उन देशों का शोषण करेंगे। अगला सवाल है, नाज़ी अज़म या नाज़ी तहरीक से क्या मुराद है? तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक, मगर आंसर में कैसे लिखोगे कि नाज़ी तहरीक और नाज़ी अज़म एक पर तशद्दुद तानाशाही तहरीक थी। इसकी रहनुमाई हिटलर कर रहा था। ये तहरीक जर्मनी में शुरू की गई थी और हिटलर वहाँ का हुक्मरान बन गया। नाज़ी अज़म जमहूरियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था और सभी किस्म के पार्लियामानी उसूलों को यानी कि जमहूरियत से रिलेटेड जितने भी उसूल हैं उनको ख़त्म करने के हक़ में था। नाज़ी अज़म ने एक पार्टी और एक नेता के उसूल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था, क्योंकि नाज़ी अज़म तानाशाही में यकीन रखते थे। अगला सवाल है, जर्मनी में नाज़ियत के उरूज की, नाज़ियत के फैलने की क्या वजह थी? तो मैंने आपको बता दी थी कि वेमर जमहूरिया का लोगों में यकीन न रहना और वहाँ की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होना, या फिर वारसाई का समझौता, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो लिखोगे जर्मनी में नाज़ीवाद के उरूज के असबाब मंदरजा झेल थे। पहली आलमी जंग में जर्मनी की शिकस्त की वजह से वहाँ की हुकूमत बहुत कमज़ोर पड़ गई थी और अवाम में बेचैनी फैली हुई थी। जर्मनी के लोग इश्तिराकियत से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, परेशान थे और किसी इश्तिराकियत मुखालिफ हुकूमत के क़याम के हक़ में थे, यानी कि ऐसी हुकूमत बनाना चाहते थे जो कि इश्तिराकियत के ख़िलाफ़ हो। इसलिए वे हिटलर को इक़्तिदार में यानी कि सत्ता में लाना चाहते थे। नाज़ी अज़म के ख़ास असूल क्या हैं? तानाशाही में यकीन रखना था इनका पहला असूल। तानाशाही हुकूमत होनी चाहिए। हुकूमत की मुखालफत करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। मुल्क की हिफाजत करने के लिए जंग और तशद्दुद का सामना करना चाहिए। जर्मन कौम दुनिया की सबसे आला कौम है, इसलिए पूरी दुनिया पर उसका तसल्लुत होना चाहिए। जर्मनी में नाज़ियत की फ़तह के ख़ास असरात क्या थे? तो आंसर में क्या लिखोगे कि जर्मन में नाज़ियत ने क्यों फ़तह हासिल की थी और इसके क्या असरात या नताइज निकल कर सामने आए थे। तो जर्मनी में नाज़ियत की फ़तह का नतीजा ये हुआ था कि वहाँ का इक़्तिदार हिटलर के हाथों में चला गया था और जर्मनी के अंदर तानाशाही लागू हो गई थी। जर्मनी के लोग पहली आलमी जंग में हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे और इसी वजह से वे दूसरी जंग की तैयारियां करने के लिए तैयार हो गए थे। हथियार बनाने की होड़ शुरू हो गई थी। अगला सवाल है, वेमर जमहूरिया यानी कि वेमर हुकूमत की पैदाइश
पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो ध्यान से सुनेंगे कि जर्मन मरकज़ी ताकतों के साथ पहली आलमी जंग में नवंबर 1918 में दोस्त ममालिक से शिकस्त खा गया था। याद रखोगे कि जब जर्मनी मरकज़ी ताकतों से पहली आली जंग में 1918 में शिकस्त खा गया था, तो शाही जर्मनी की इस शिकस्त ने पार्लियामानी सियासी पार्टियों को, याद रखोगे कि शाही जर्मनी की इस शिकस्त ने पार्लियामानी जितनी भी सियासी पार्टियां थीं उनको जर्मनी की सियासत को दोबारा से मुनज़्ज़म करने का मौका अता किया था। इसी दरमियान वेमर में एक कौमी असेंबली का इजलास हुआ था जिसमें पार्लियामानी आइन का क़याम अमल में आया। याद रहेगा कि इसी दौरान जब जर्मन पहली आलमी जंग में हार गया था, तो इसी दौरान वेमर नाम की जगह पर एक सभा बुलाई गई थी और इसी सभा के अंदर पार्लियामानी आइन का यानी कि वेमर जमहूरिया का क़याम अमल में आया था और दफ़ाती ढांचा अपनाया गया था। जर्मन पार्लियामेंट में नायब चुने जाते थे। इस असेंबली की तश्कील बालिग़ राय दहिंदगी यानी कि वोट के आधार पर की गई थी, जिसमें ख़वातीनों को भी शामिल किया गया था, यानी कि पूरी तरह से जमहूरियत को ध्यान में रख कर की गई थी। अगला टॉपिक है, कब और किसने एंटी कॉम्पटेंस समझौते पर दस्तखत किए थे। तो एंटी कॉम्पटेंस समझौते पर 1937 में जर्मनी और इटली ने समझौता किया था, क्योंकि दोनों ही नाज़ियत में यकीन रखती थी, और साथ में जापान ने भी दस्तखत किए थे। कब किए थे? 1937 में जर्मनी, इटली और जापान ने दस्तखत किए थे। इस समझौते का मकसद क्या था? सोवियत यूनियन के ज़रिए इश्तराकियत के बढ़ते हुए फैलाव को रोकना था, यानी कि जमहूरियत से रिलेटेड, अमन व अमान से रिलेटेड जितने भी प्रभाव थे, इन सारे ही प्रभावों को रोकने के लिए इन तीनों ही मुल्कों ने एंटी कॉम्पटेंस समझौते पर दस्तखत किए थे और अपने अपने मुल्क की सरहदों को बढ़ाने के लिए हमलावर पॉलिसियां बनाई थी। याद रहेगा कि इन तीनों ही मुल्कों ने अपनी अपनी मुल्क की सरहदों को बढ़ाने के लिए हमलावर पॉलिसियां अपनाई थी। इसी वजह से इन तीनों ही मुल्कों ने एंटी कॉम्पटेंस समझौते पर 1937 में दस्तखत किए थे। दूसरा मोर्चा क्या था? तो देखो, दूसरा मोर्चा 1942 तक दूसरी आलमी जंग की अहम लड़ाइयाँ सोवियत यूनियन और जर्मनी के दरमियान मशरिकी मोर्चे पर लड़ी गई थी। तो सोवियत यूनियन अपने दोस्त ममालिक का कोई दूसरा मोर्चा खोलने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा था, इस पर ताकि उसके ऊपर सोवियत यूनियन पर जंग का दबाव कम हो जाए। इसी वजह से वे जंग को लड़ने के लिए कोई दूसरी जगह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खोज रहा था। इसलिए मौका पाकर अमेरिका और बरतानिया ने तकरीबन 2 लाख फौजी नॉर्मंडी के साहिल पर उतार दिए, जिससे कि सोवियत यूनियन को जंग के लिए दूसरा मोर्चा मिल जाए, और इस तरह दूसरी आलमी जंग में एक दूसरा मोर्चा खुल गया था। ये नया मोर्चा तारीख में दूसरा मोर्चा के नाम से मशहूर हुआ। अगला सवाल है, महवरी ताकतों से क्या मुराद है? तो दूसरी आलमी जंग के दौरान दोस्त ममालिक के खिलाफ जर्मनी, जापान और इटली के गिरोह को महवरी ताकतें कहा गया। किस किस को महवरी ताकत कहा गया? जर्मन, जापान और इटली के गिरोह को। जर्मनी, जापान और इटली के गिरोह को। नाज़ी तहरीक और नाज़ी अज़म क्या है? पढ़ा चुकी हूँ। जर्मनी में नाज़ियत के उरूज की वजूहात भी बता दी हैं मैंने आपको। नाज़ी अज़म के क्या क्या ख़ास असूल हैं, ये भी पहले पढ़कर बता दिए हैं। अगला सवाल है, जर्मनी में नाज़ियत की फ़तह के ख़ास नताइज क्या थे? तो बताया था मैंने आपको कि जर्मनी में नाज़ियत की फ़तह का क्या नतीजा हुआ था कि वहाँ का इक़्तिदार हिटलर के हाथों में आ गया था, और जर्मनी के लोग पहली आलमी जंग में अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने जंग की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी, जो कि दूसरी आलमी जंग की शुरुआत की वजह बनी थी। इटली में फासिज़म और जर्मनी में नाज़िज़म की हुरूजों की यकसानियत बतानी है, तो दोनों ही एक ही डिमांड पर मुबनी थे। वो क्या थी? जंग। आंसर में क्या लिखोगे कि फाशिस्ट तहरीक का उरूज इटली में और नाज़ी अज़म का उरूज जर्मनी में हुआ। फासिज़म का जन्मदाता तमाम हुकूक रियासत के पास हो, जैसे कि रियासत हुकूमत को ही सबसे बड़ा माना गया था, इस बात में यकीन रखता था। इस बार में मसोलिनी का ख्याल भी एक जैसा था कि सब कुछ रियासत के तहत होना चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ या उसके बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो जंग और तोसी पसंदी को मुनासिब बताते थे, यानी कि पावर के इस्तेमाल को। नाज़ी अज़म के मुताबिक भी अवाम रियासत के लिए हैं, ना कि रियासत अवाम के लिए। नाज़ी अपने हर दुश्मन को मिटा देना चाहते थे।
यूरोप के उन ममालिक के नाम बताओ जिन पर जर्मनी ने 1936 से 1939 के दरमियान अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। तो आंसर में लिखोगे कि जर्मनी ने मार्च 1936 में आयरलैंड पर अपना तसल्लुत किया, 1938 में ऑस्ट्रिया पर, 1938 में ही सुदेटेनलैंड पर और मार्च 1938 में चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पर। इटली, जर्मनी और जापान की खारजा पॉलिसियों के अहम मकसद क्या थे? तो ये तीनों ही अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते थे। तो ये तीनों ममालिक बड़ी तेज़ रफ्तार से अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जल्द ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका में हमलावर पॉलिसियों को अपनाया। 1937 में इन ममालिक ने साम्राज्यत के ख़िलाफ़ एक कॉन्ट्रेंट समझौता दस्तखत किया था, जैसे कि मैंने अभी पढ़कर बताया था। जर्मनी रूस के वसी कुदरती वसाइल और इलाकों को फ़तेह करना चाहता था ताकि वे वहाँ के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बना सके। 1929 से 1933 के दरमियान में दुनिया में इक़्तिसादी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी का तज़किरा करना है। तो 1929 से 1933 के दरमियान पूरी दुनिया में मंदी की लहर चल रही थी। इससे दुनिया इक़्तिसादी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी, यानी कि लोगों के पास कोई भी रोज़गार नहीं था, ज़्यादातर आवाम बेरोज़गार थी। तो लिखोगे कि दुनिया के सभी सरमायादार ममालिक की मईशत दरहम बरहम हो गई थी, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क मुत्तहिदा रियासत है अमेरिका भी इस बहरान से बच ना सका था। इस बहरान की वजह से दुनिया के तकरीबन 8 करोड़ मज़दूर बेकार हो गए थे। तन्हा अमेरिका में इसकी तादाद 1.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। अगला सवाल है, दूसरी आलमी जंग की कोई 3 अहम वजहें बतानी हैं। तो दूसरी आलमी जंग की 3 अहम वजहें हैं। सबसे पहला था वारसाई का मुआहिदा, जिसे हारने वाले ममालिक पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। इसी मुआहिदे की वजह से लोगों में बेचैनी और मुखालफत बढ़ गई थी। इटली, जर्मनी और जापान में फाशिस्ट ताकतों का बहुत बड़ा ज़हूर था और ये ताकतें अमन की बजाय जंग ही चाहती थी। अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा की कमज़ोरी की वजह भी दूसरी आलमी जंग की एक वजह बनी थी। अगला सवाल है, दूसरी आलमी जंग के जर्मनी पर पड़ने वाले क्या असरात थे। तो क्या क्या असरात थे? दूसरी आलमी जंग के नतीजे में जर्मनी के ऊपर 4 बड़ी ताकतों फ्रांस, रूस, अमेरिका और बरतानिया का तसल्लुत हो गया था। नौ आबादकारी के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी मंसूबे तैयार किए गए थे। जंगी मुजरिमों पर कानूनी मुआवजे चलाए गए थे। नाज़ी पार्टी को ख़त्म करके जर्मनी को मसलह कर दिया गया था और इसके अलावा हिटलर ने आत्महत्या खुदकुशी भी कर ली थी। दूसरी आलमी जंग कब से कब तक लड़ी गई? इसमें हिस्सा लेने वाले दोनों फ़िरक़ों के नाम बताओ। तो दूसरी आलमी जंग 1939 से 1945 तक लड़ी गई। याद रखोगे, 1939 से आज़ादी से 2 साल पहले को कौन सा सन है? 1945 में ख़त्म हुई। इस जंग में एक तरफ महवरी ताकतें जर्मनी, जापान और इटली थी, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक यानी कि चीन, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका थे। 1941 के बाद रूस भी इन ममालिक के साथ जंग में शामिल हो गया था। इस जंग में आखिरी फतह दोस्त ममालिकों को हुई थी और महवरी ताकतें हार गई थीं। अगला सवाल है, म्यूनिख समझौते को मगरिबी ताकतों के ज़रिए खुश करने की पॉलिसी का आखिरी काम समझा जाता है। देखो, जब जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तब हिटलर ने पहले चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया, क्योंकि वहाँ पर जर्मन लोगों की खासी तादाद थी। याद रहेगा कि जब जर्मनी पूरे ही चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने की सोच रहा था, तो हिटलर ने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया के उस एरिया पर अपना तसल्लुत कायम किया जहाँ पर जर्मन लोग रहा करते थे। इस ख़तरे को टालने के मकसद से बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर आज़म ने 29 और 30 सितंबर 1939 को हिटलर और मुसोलिनी से म्यूनिख नाम की जगह पर मुलाकात की थी। किसने मुलाकात की थी? हिटलर और मुसोलिनी से बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर आज़म ने। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया से पूछे बगैर ही हिटलर की शराइतों को तस्लीम कर लिया था। साथ ही जर्मनी ने न सिर्फ सुदेटेनलैंड पर बल्कि पूरे चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्ज़ा कर लिया था। इसलिए वाज़ा होता है कि मगरिबी ममालिक की सियासी पॉलिसी ये थी कि जिसने फाशिस्ट ताकतों को इतना जालिम बना दिया था कि वे दूसरी आलमी जंग का सबब बन गई थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ऐसे 3 अहम वाक़ियात बताने हैं जिनकी वजह से
दूसरी आलमी जंग के दरमियान जापान और जर्मनी को ख़ुद सुपुर्दगी यानी कि आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो जर्मनी और जापान को मंदरजा झेल वाक़ियात की वजह से 1949 में ख़ुद सुपुर्दगी करनी पड़ी थी। तो पहली वजह ये थी कि नॉर्मैंडी ने 6 जून 1944 को 1 लाख एंग्लो अमरीकी फ़ौजें दाखिल हो गई थी। ये एक जगह का नाम है। मशरिकी बर्लिन में रोस का कब्ज़ा और साथ में 1945 को हिटलर के ज़रिए ख़ुदकुशी और जर्मनी के ज़रिए सुपुर्दगी कर दी गई थी। देखो, जब नॉर्मंडी में 1 लाख एंग्लो अमरीकी फ़ौज दाखिल हो गई थी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हिटलर ने ख़ुदकुशी कर ली थी और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। इसी वजह से उसने भी 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण खुद सुपुर्दगी कर ली थी। अगला सवाल है, इक्तिसादी बहरान से क्या मुराद है? 1929 से 1933 के दरमियान इक्तिसादी बहरान के नताइज को बयान करना है। तो इक्तिसादी बहरान का मतलब होता है मार्केट में चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, माल बहुत सारा होता है, मगर कोई ख़रीदार नहीं होता है क्योंकि लोगों के पास कोई कमाई नहीं होती है। तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे? 1929 से 1933 तक पूरी दुनिया एक अजीम इक्तिसादी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी की चपेट में रही। ऐसा इक्तिसादी बहरान पहले कभी नहीं देखा गया था। इस इक्तिसादी बहरान की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो गई थी। इक्तिसादी बहरान के लिए मंदरजा झेल वजहें ज़िम्मेदार होती हैं। सबसे पहली, सनअती इनकलाब की वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसका ज़ख़ीरा बहुत जमा हो गया था, जिस वजह से ख़रीदार कम हो गए थे और पैदावार ज़्यादा हो गई थी। पहली आलमी जंग की वजह से पूर्व यूरोपीय ममालिक इतने तबाह हो गए थे कि वे माल को ख़रीदने की हालत में नहीं थे। जब तैयार मालों के ख़रीदार ना रहे तो मजबूर होकर कारखाने बंद करने पड़े और मज़दूर बेरोज़गार हो गए। अमेरिका की शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, जिससे वहाँ तकरीबन 1 लाख ताजिरों का दिवालिया निकल गया। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़कर बता दिया है। अब अगर सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।